चलेगा। तो एक एग्जांपल लिखेंगे सबसे पहले अपन। लिखें एग्जांपल। A Limited started a contract for construction of building for the year 2020-21. Following cost incurred by A Limited. A Limited ने जो खर्चे किए आपको उसकी इंफॉर्मेशन दे रखी है। लिखेंगे मटेरियल कॉस्ट, ₹1 लाख। मटेरियल कॉस्ट ₹1 लाख। ब्रैकेट में लिखना आउट ऑफ विच ₹15,000 अनयूज्ड। आपने टोटल 1 लाख रुपए का मटेरियल लिया है, लेकिन उसमें से 15,000 रुपए का मटेरियल अभी भी आपके पास क्या है, अनयूज्ड पड़ा हुआ है। सर यहीं से स्टार्ट करवाया? हाँ जी, एग्जाम्पल से बिल्कुल। कल मैंने जो फॉर्मेट बनाया था उस पर बस मैंने एक एग्जाम्पल अभी स्टार्ट किया है। आइएगा, लेबर कॉस्ट ₹40,000। आउटस्टैंडिंग वेजेस सर ये 15,000 है या 16,000 अनयूज्ड है? 15,000, 15,000। ये लो, लेबर कॉस्ट हमारी 40 हम पे कर चुके हैं और 10,000 पे करना बाकी है। अब मुझे एक बात बताओ, लेबर को पेमेंट कब करते हो? काम होने के बाद। आउटस्टैंडिंग का मतलब समझते हो? आउटस्टैंडिंग वेजेस का मतलब हुआ कि लेबर हमारे लिए काम कर चुका है, लेकिन अभी तक हमने उसे पेमेंट नहीं किया, उसी को आप आउटस्टैंडिंग बोलोगे। मुझे बताओ, अगर लेबर ने अपना काम कर दिया तो क्या ये कॉस्ट कंस्ट्रक्शन का हिस्सा बन गई या नहीं बनी? बताइए। बोलिए भाई। लेबर ने अपना काम कर दिया है, बट आपने अभी तक उसे पेमेंट नहीं किया, लेकिन क्या आपका ये खर्चा उस कंस्ट्रक्शन वर्क पर लग चुका है या नहीं लग चुका है? बोलिए भाई। लग चुका है।
लग चुका है, तो ये हमारी कॉस्ट का पार्ट बनेगा। सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 40,000, एडवांस पेड टू हाँ जी, एडवांस पेड सब कॉन्ट्रैक्टर not included above rupees 4,000, cost of extra work 8,000, cost yet to be incurred rupees 60,000. Calculate percentage of completion. लीजिए, एक छोटा सा एग्जांपल मैंने लिया है, कल जो हमने बातें की थी उस पर आपको ये निकालना है कि आपका परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन क्या है, कितना सर परसेंट काम आपने कंप्लीट कर लिया है। हाँ बोलिए। एक बार सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का मीनिंग बता दो। देखिए, सब कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है, जैसे मान लो मुझे कोई एक कॉन्ट्रैक्ट मिला, ठीक है, जैसे मान लो मुझे है ना बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। अब उस बिल्डिंग को बनाने में कई तरह के काम करने पड़ेंगे। जैसे मान लो उस बिल्डिंग को जब बनाऊंगा तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग, इलेक्ट्रिकल फिटिंग करवानी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी, वाटर कनेक्शंस के लिए फिटिंग करवानी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, टाइल्स लगवानी पड़ेंगी और मार्बल वगैरह बिछवाना पड़ेगा। बोलो ऐसा करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? यस सर। अब ये काम मैं खुद नहीं करूंगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल बिजली का पूरा कनेक्शन, यानी जो वायर लगाने हैं, स्विच बोर्ड लगाने हैं, वो काम मैंने एक बिजली वाले को दे दिया, तो मैंने अपने कॉन्ट्रैक्ट का एक हिस्सा उसे कॉन्ट्रैक्ट पर दे दिया, तो इसे बोला जाता है सब कॉन्ट्रैक्ट। यानी जब आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला और उसके किसी भी हिस्से को आपने किसी दूसरे पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट पर दे दिया, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सब कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। यस सर, आ गया आप। क्लियर? मार्बल बिछाने वाले को मैंने बुलाया और मैंने उसे एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। मेन कॉन्ट्रैक्टर तो मैं हूं, क्योंकि मुझे पूरी बिल्डिंग बनानी है, लेकिन मैं मार्बल नहीं बिछा सकता, मेरे पास ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैंने मार्बल बिछाने वाले को बुलाया और बोला कि भैया इस फ्लोर पर सारी मार्बल की फिटिंग तुम्हें करनी है। तो ये जो मैंने उसे काम दिया, इसे मैं बोलता हूं सब कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? बिल्कुल। यस सर। चलिए, अब मुझे लिख लिया, सभी जनों ने एग्जाम्पल लिख लिया? Oh, sir, 1 minute. हाँ, चलिए मैं फॉर्मूला तो यही लिख देता हूं सॉल्यूशन का। सबसे पहले मुझे बताइए, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन का मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था? फॉर्मूला था परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन इज इक्वल टू Sir, cost incurred till date कॉस्ट upon इनकर्ड total contract cost into 100. कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट डिवाइडेड बाय टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट
मल्टीप्लाई बाय 100। ये लीजिए, हमारे पास फॉर्मूला है कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट डिवाइडेड बाय टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनटू 100। आइए सबसे पहले हम स्टेटमेंट बनाकर सारी ये कॉस्ट निकाल लेंगे। बताइए सर थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर दो, लास्ट का है। क्या हो गया, बहुत धीरे लिखते हो। ये सर लो, वो लेट ज्वाइन करी थी ना लिख लिया। यस सर। आइए डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बताओ। देखो मैंने डायरेक्ट मटेरियल खरीदा था 1 लाख रुपए का, लेकिन इसमें से अभी 15,000 माइनस यूज्ड रह गया, तो यानी मेरा खर्चा कितने का हो गया? 85,000। 85,000 का मेरा खर्चा हो गया। आइए डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, मैंने 40,000 का तो पेमेंट कर दिया है, प्लस आउटस्टैंडिंग कितना है मेरा? 10,000। 10,000। आप समझ रहे हो, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है सामने वाले ने काम तो कर दिया, काम कर दिया तो कॉस्ट इनकर्ड हो चुकी है मेरी, भले ही मैंने उसे अभी तक पेमेंट न किया हो। तो इसका मतलब मेरी जो लेबर कॉस्ट है वो कितनी हो गई? 50,000 की मेरी लेबर 50। कॉस्ट हो गई। नेक्स्ट, सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट मुझे दे रखी है 40,000। और इस पर एक और पॉइंट दिया हुआ है, एक और पॉइंट उसने क्या बोला है, ध्यान से सुनना। मैंने एक सब कॉन्ट्रैक्टर को 4,000 रुपए एडवांस दे रखे हैं। मुझे बात बताओ, अगर पैसा एडवांस दे रखा है इसका मतलब क्या हुआ कि उसने काम कर दिया या उसे काम करना अभी बाकी है? सर करना बाकी है। एडवांस उसी को बोलोगे ना। एडवांस कब बोला जाता है? कि जब आपने उसे पेमेंट पहले कर दिया बट काम होना बाकी है। और आउटस्टैंडिंग किसे बोला जाता है? सब पैसा सामने वाले काम ने कर दिया, काम पैसा कर नहीं दिया दिया। है लेकिन आपको पेमेंट करना बाकी है। तो मुझे बताओ, अगर मैंने उसे एडवांस दिया और उसने अभी तक काम नहीं किया तो क्या मेरी कॉस्ट इनकर्ड हो गई? क्या नो सर। नहीं हुई, तो ये यहां पर इंक्लूड नहीं होगा। तो सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट केवल मेरी आएगी 40,000, क्योंकि मैंने क्लियरली लिखा है नॉट इंक्लूडेड अबव, उसमें इंक्लूड नहीं है वो। फिर मेरे पास है कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा वर्क। बताइए मैंने एक्स्ट्रा वर्क की कॉस्ट कितनी पे की है? 8,000। बताइए और कोई कॉस्ट है क्या? नहीं है। ये कॉस्ट है येट टू बी इनकर्ड, यानी ये तो फ्यूचर की कॉस्ट दे रखी है। तो इसका टोटल मेरे पास आ जाएगा कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट। बताइए मैंने कितना खर्चा कर दिया, ये सारा जोड़ दो। 1,83,000। 85 प्लस 50 और प्लस 48,000, तो 183 का खर्चा मैंने कर दिया है। अब इसमें प्लस कर देता हूं एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट। बताइए फ्यूचर में कितना खर्चा और करूंगा इस कॉन्ट्रैक्ट को 60,000। कंप्लीट करने के लिए? 60,000 का। 2,43,000। ये मेरे पास आ गई टोटल कॉस्ट। तो 183 में 60,000 प्लस कर दीजिए 243। तो लीजिए परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन इज इक्वल टू, मेरी कॉस्ट इनकर्ड हो चुकी है 183 डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट लगेगी 243 इंटू 100। तो बताइए मेरा कितना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है? 75.30। 183 डिवाइडेड बाय 243, 75.31%। 75.30। लीजिए
बिल्कुल बेसिक सा एग्जांपल मैंने आपको करवाया कल के फॉर्मेट पर। अब आप बताइए क्या आपको ये पॉइंट समझ आया? फॉर्मूला सर क्या है? हाँ जी बोलो। एक बार ये जो एडवांस पेड टू सब कॉन्ट्रैक्टर वाला पॉइंट था ना, वो एक बार वापस एक्सप्लेन कर दो। मैं ये बोल रहा हूं कि आपने एडवांस पेमेंट किया है। मुझे अब आप एक बात बताओ, एडवांस पेमेंट किया तो एडवांस किसे बोला जाता है? काम करने से पहले दिया जाता है उसे बोलते हो, या काम करने के बाद जो दिया जाता है उसे बोलते हो? पहले एडवांस। जो देते हैं उसे। तो इसका मतलब अगर आपने पहले पेमेंट कर दिया तो अभी तक काम तो किया ही नहीं ना उसने। अगर उसने यस काम सर। अगर उसने काम किया ही नहीं तो आपकी कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट में वो आएगा ही नहीं। ओके सर। यहां मेरा मतलब समझ रहे हो आप? कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट मैंने आपको बताया था, यहां पर मेरा कैश से मतलब नहीं है। कि आप ये मत सोचना कि आपने कैश दे दिया तो कॉस्ट इनकर्ड हो गई। कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट का मतलब है वो पैसा कंस्ट्रक्शन वर्क में लग चुका हो मेरा, उसे बोलूंगा कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट। कैश से मतलब नहीं है मुझे यहां पर कि मैंने कैश कितना दिया। जैसे यहां देखो, मैंने मटेरियल के लिए पैसे तो 1 लाख रुपए दिए ना, लेकिन उसमें से अभी भी 15,000 का मटेरियल यूज नहीं हुआ। तो मुझे बताओ कंस्ट्रक्शन वर्क पर यूज कितना हुआ? 85। तो मैंने 85 को ही अपनी कॉस्ट इनकर्ड माना। यस सर। बोलिए बिल्कुल क्लियर है सबको? यस सर। चलिए और आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखिएगा, मैं एक दूसरी सिचुएशन आपके साथ डिस्कस करता हूं। लिखना मत अब आप। बी सिचुएशन में मेरे पास डेटा कैसे हो सकता है? देखो क्या हुआ, मुझे एक बिल्डिंग को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। कॉन्ट्रैक्ट फॉर बिल्डिंग। कॉन्ट्रैक्ट फॉर बिल्डिंग है, ठीक है। लेकिन समस्या क्या है, ये बिल्डिंग में जिसके लिए बना रहा हूं ना, वो व्यक्ति यूएस में रहता है। वो व्यक्ति कहां पर रहता है? यूएसए में रहता है। अब एक समस्या आने वाली है। समस्या क्या आने वाली है? इस यूएसए वाले व्यक्ति को ये कैसे पता लगेगा कि भैया मैंने बिल्डिंग का कितना काम पूरा कर दिया है? जानते हो, ये यूएसए वाला व्यक्ति क्या काम को चेक करने हर बार इंडिया आएगा क्या? हर वीक में क्या पॉसिबल है, फिजिबल है कि वो यूएसए से हर वीक या हर No, महीने sir. में क्या वो इंडिया आए? कभी नहीं आएगा। वो क्या करता है सुनना, वो एक पर्सन को अपॉइंट करता है जिसे हम बोलते हैं इंजीनियर या आर्किटेक्ट। उसने इस पर्सन को एज अ इंजीनियर अपॉइंट कर दिया, आर्किटेक्ट अपॉइंट कर दिया, और इसे एक काम सौंपा गया। बोले तू क्या करना, तू यहां पर जाकर बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन को चेक करना। तू यहां पर जाना और बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन को चेक करना, और चेक करके तू मुझे ये बताना कि बिल्डिंग पर कितना काम हो चुका है। ये इंजीनियर बिल्डिंग को चेक करने जाएगा, ध्यान से सुनना, और इस कॉन्ट्रैक्टर को एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा। ये इंजीनियर इस बिल्डिंग की साइट पर जाएगा और काम को चेक करके एक सर्टिफिकेट इशू करेगा, जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। मान लो उसने बता दिया 1,20,000 रुपए। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि वर्क सर्टिफाइड की ये जो कॉस्ट है, ये मेरी कॉस्ट इनकर्ड हो चुकी है? सर एक बार इसका मीनिंग वापस बताओगे? कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। ये इंजीनियर, धीरे धीरे सुनो, मैं बहुत धीरे बोल रहा हूं, पता है बहुत स्लो चल रहा हूं मैं। पूरा कंसंट्रेशन, मुझे लगता है कि आप लोगों का कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन लैक हो जाता है। ये इंजीनियर इस साइट पर गया
और साइट पर जाकर इसने काम को चेक किया और चेक करके एक सर्टिफिकेट बनाकर दे दिया कि भैया इतने रुपए का काम कंप्लीट हो चुका है, जिसको एक नाम दिया गया कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। यानी ये इंजीनियर इस बात को सर्टिफाई कर रहा है कि इतने रुपए का काम इस कॉन्ट्रैक्ट पर पूरा हो चुका है। तो बताओ, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि कॉस्ट इनकर्ड 1,20,000 रुपए है मेरी? यस सर। क्यों? क्योंकि सर्टिफिकेट मिल गया, इस इंजीनियर ने सर्टिफाई कर दिया कि काम हो गया। अब आइए, क्या हुआ था, मैं एक और बात आपके साथ बात करता हूं। ये जो इंजीनियर है ना, ये आया था मान लो 15 मार्च को, क्योंकि उसके बाद इसे शादी में बाहर जाना था। ईयर एंड आएगा 31 मार्च को। अब आप मुझे जरा एक बात बताओ, 15 मार्च के बाद क्या बिल्डिंग का काम रोक दिया जाएगा या काम तो कंटिन्यू बेसिस पर चलता रहेगा? सर चलता रहेगा। चलता रहेगा। अब समस्या ये आई कि इस इंजीनियर के 15 तारीख को तो ये काम उसने सर्टिफाई कर दिया, लेकिन 16 से लेकर और 31 तारीख तक जो काम हुआ उसके लिए ये इंजीनियर नहीं आया। नहीं आया क्योंकि ये बाहर था, तो कैसे आता? और मुझे ईयर एंड तक सारा खर्चा ढूंढना है, तो मैं उसे बोलता हूं कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। लिसन केयरफुली अगेन। 15 मार्च के बाद 16 मार्च से लेकर 31 मार्च तक भी कुछ काम हुआ होगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो काम अभी चेक नहीं हो पाया। लेकिन क्या मुझे एक बात बताओ, क्या चेक ना होना यह बताएगा कि मैंने काम ही नहीं किया, या काम तो एक्चुअल में किया ही है मैंने? सर काम तो एक्चुअल में किया है ना, चेक नहीं हो पाया, काम तो हुआ है। तो बताओ, क्या ये 10,000 भी मेरी कॉस्ट इनकर्ड का हिस्सा बनेंगे? मेरे Yes, क्वेश्चन को फिर सुनो, पता इतना टाइम तो लगना ही नहीं चाहिए अगर आप बहुत कंसंट्रेशन से सुन रहे हो। ये 10,000 रुपए का काम मैंने 16 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में कर दिया, लेकिन इसका सर्टिफिकेट नहीं मिला। बट मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, क्या ये काम हो चुका है या नहीं हो चुका? हो चुका। हो चुका चुका। तो क्या ये 10,000 भी मेरी कॉस्ट इनकर्ड का हिस्सा बनना चाहिए या नहीं यस बनना सर, Yes, चाहिए? सब बनना बनना चाहिए। चाहिए। तो आइएगा, मेरे पास एक और सिचुएशन आ गई कॉस्ट इनकर्ड निकालने की। यानी कॉस्ट इनकर्ड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड प्लस वैल्यू ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। क्या ये मेरी बात समझ आ रही है आपको? देखो, यस सर। कॉस्ट इनकर्ड की अब की बार मेरे पास दूसरी इंफॉर्मेशन है, तो मैं आपको बता रहा हूं, या तो कॉस्ट इनकर्ड की पहले वाली इंफॉर्मेशन हो सकती है जहां पर आपको इंडिविजुअल आइटम वाइज कॉस्ट इनकर्ड दिया जाएगा, या आपके पास एक दूसरी सिचुएशन हो सकती है जिसमें मुझे सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड की वैल्यू दे दी जाएगी। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा, सर्टिफाइड की वैल्यू और अनसर्टिफाइड की वैल्यू, तो भी मेरे पास क्या आ जाएगा? कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट आ जाएगा, और मैं उससे भी स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकाल सकता हूं। बताइए, क्या यहां तक की बात अब सबको समझ आ गई? तो मैं लिखवा दूं इस बात को। yes sir. तो लिखिएगा बी पॉइंट डाल के, लिखो whenever
information of work certified whenever information of work certified and work uncertified are given, comma, then cost incurred till date means कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट मींस, अब ये फॉर्मूला लिख दीजिए जो मैंने ऊपर लिखा कि कॉस्ट इनकर्ड जो होगा वो इन दो वैल्यू का टोटल माना जाएगा, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड प्लस वैल्यू ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। तो मेरी बात समझ में आई? मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं? Yes. या तो आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दे रखी है, तब तो सारे खर्चों को जोड़ लो तो कॉस्ट इनकर्ड निकल जाएगी, लेकिन कई बार क्वेश्चन में कॉस्ट इनकर्ड का डिटेल्ड डेटा नहीं होगा, उसके बजाय आपको केवल दो टर्म्स दे दी जाएंगी, वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड। तो अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूंगा तो भी मेरे पास क्या आ जाएगा? कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट आ जाएगा। बताइए, लिख लिया हो तो मैं इसका भी एक एग्जांपल करवा दूं आपको। Yes. Yes, sir. लिखें एग्जांपल। एग्जांपल, following information are given. Following informations are given in respect of कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट के रेस्पेक्ट में आपको कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, ₹40,000। वैल्यू ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड 10,000। कॉस्ट yet to be incurred, cost yet to be incurred, ये आपको दे रखी है 50,000। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। आपको परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कैलकुलेट करना है। सबसे पहले फॉर्मूला लिखोगे, इस पर तो आपका कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया हुआ है। ये डेटा देकर पूछता है परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकाल दो, एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया आपसे बस।
बताइए परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन का फॉर्मूला क्या बना? So work certified plus value of work मैं uncertified. फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट लिख दूं कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट। मुझे पता है अगर इन दोनों को जोड़ दूंगा तो मेरे पास कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट आ जाएगा 50,000. 50,000। क्लियर बिल्कुल। अब ये मेरी कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट है, अगर उसमें फ्यूचर की कॉस्ट और जोड़ दूंगा तो क्या आपके पास Total टोटल contract cost. तो डिवाइडेड बाय टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 1 लाख इंटू 100। बताइए कितना परसेंट काम कंप्लीट हो गया? 50%। 50. 50% काम कंप्लीट हो गया। बोलिए भाई, दुष्यंत, केशव, ईशा, समझ आया? रिया? Clear, sir. यस सर। देखिए आप अगर बहुत धीरे धीरे आराम से सुनेंगे ना, हम अपने कोर्स को भी टाइम पर कंप्लीट कर लेंगे और आपको समझ भी आएगा। मैं आपको हर एक चीज के एग्जांपल के साथ लेकर चलूंगा यहाँ पर। उसका रीजन ये है क्योंकि एमसीक्यू में किसी भी पैटर्न का क्वेश्चन बन सकता है। मैंने इसके कुछ एमसीक्यूज बना भी दिए हैं। जैसे ही चैप्टर खत्म होगा हम बड़े क्वेश्चन तो करेंगे ही करेंगे। क्यों? क्योंकि पैटर्न इस बार ऐसा है कि एमसीक्यू प्लस बड़े दोनों में से कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। हर एक पॉइंट पर मैं आपको एग्जांपल करवाऊंगा ताकि आपको वो चीज बिल्कुल क्लियर हो। बस आपको मेरी बातों को ध्यान से सुनना है, बस और कुछ नहीं। तो बोलिए, मैंने आपको 2 एग्जांपल करवा दिए, दोनों ही तरीके से आपने परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन की बात की। आओ जरा एक और पॉइंट पर मैं बात करता हूं। लिख लिया ये वाला? कर लिया सबने? Yes, sir. आओ एक एग्जांपल, उससे मैं आपको एक और सिचुएशन के साथ डिस्कस करता हूं कि कैसे एक और पैटर्न पर हम बात कर सकते हैं। देखिए आपको क्या दे रखा है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट में एक प्राइस फिक्स्ड कर दी गई 10 लाख। एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑन कॉन्ट्रैक्ट, एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑन कॉन्ट्रैक्ट 2 लाख। कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट 4,80,000 रुपए। कैलकुलेट। सर सी पार्ट है या फिर वो बी पार्ट का एग्जांपल है? नहीं नहीं, अब मैं सी पार्ट पर आ गया। एक तरह से आपके पास फिर एक नई सिचुएशन आ गई। सी पॉइंट डाल दो आप, है ना। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। लीजिएगा, मेरे पास अब ये डेटा दिया हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दी हुई है 10 लाख। एस्टिमेट किया है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को अगर मैं पूरा कर लूंगा तो 2 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाऊंगा। और कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट मुझे दी हुई है 4,80,000। मुझसे क्या पूछा गया है? परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन आपको कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन, बताइए परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन का फॉर्मूला। सर कॉस्ट इनकर्ड अपॉन टोटल बार कॉन्ट्रैक्ट बार लिखो कॉस्ट. फॉर्मूले को ताकि आपको याद भी हो जाएगा अच्छे से। बताइए, कॉस्ट इनकर्ड दे रखी है क्या? ये सर 4,80,000 लेकिन टोटल कॉस्ट गायब है। निकल जाएगी. लेकिन टोटल कॉस्ट गायब है। मुझे एक बात बताइए, क्या आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर मुझे
कोई भी चीज की सेल चाहिए तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करने पर आ जाता है? Yes, sir. क्या किसी भी चीज की सेल वैल्यू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट से आ जाती है? Yes, sir. मुझे यहां पर रेवेन्यू दी हुई है 10 लाख। बताओ, अगर 10 लाख मेरी रेवेन्यू है और अगर उसमें मैं 2 लाख का प्रॉफिट कमाऊंगा तो क्या मेरे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी क्या? 8 lakh. क्या ये चीज सबको क्लियर है? या मैं इसको आपको ऐसे बता देता हूं। टोटल कॉस्ट प्लस 2 लाख, तो बताओ क्या मैं टोटल कॉस्ट निकाल सकता हूं? Yes, sir. 8. ये लीजिए, टोटल कॉस्ट मेरे पास 8 लाख आ गई। तो बताइए, क्या अब मैं इस फॉर्मूले में डिवाइड में 8 लाख लिख दूं? 60%, sir. 60. ये लीजिए, ये मेरे पास स्टेज ऑफ कंप्लीशन या परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन की कैलकुलेशन आ गई। बताइए, बोलो क्लियर है बिल्कुल? Yes, sir. तो मेरे पास ये 3 तरह की सिचुएशन बनी जिसमें मैं स्टेज ऑफ कंप्लीशन के अलग अलग डेटा की सहायता से निकाल सकता हूं। यानी अब यहां पर मुझे टोटल कॉस्ट मिसिंग कर दी उसने, तो कोई बात नहीं। अगर मैं अपनी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में से एस्टिमेटेड प्रॉफिट को हटा दूं तो मेरे पास जो बचेगा वो मेरे पास क्या बचेगी, मेरी टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट बचेगी। और उसका यूज करके मैं क्या निकाल सकता हूं, मैं अपना परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कैलकुलेट कर सकता हूं। बताइए, क्या ये Yes, सिचुएशन भी sir. क्लियर है? आप चाहें तो अब इसके लिए भी एक नोट डाल के लिख सकते हैं। लिखें, whenever total contract cost is missing, then we can calculate it in the following manner। हम इसे इस मैनर में निकाल सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है हमारी, यानी जो रेवेन्यू है, उसमें से माइनस कर दीजिए एस्टिमेटेड प्रॉफिट। ये लीजिए, ये हमारे पास इक्वल टू में आ जाती है टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को निकालने का एक तरीका है, कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस में से होने वाले एस्टिमेटेड प्रॉफिट को आप क्या कर दीजिए, लेस कर दीजिए। बताइए, क्या ये बात सभी को बिल्कुल क्लियर है या कोई पॉइंट अब आपको पूछना है? मैंने अपनी स्टेप 1 का पहला पार्ट कंप्लीट कर दिया है। आप थोड़ा सा अपने नोट्स में जाइए, मैंने आपको हेडिंग डलवा रखी है, हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। और उसमें मैंने आपको पहली स्टेप लिखवाई कि अगर आपको प्रॉफिट और लॉस जानना है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। बताइए, क्या परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन की सारी सिचुएशन अब आपको बिल्कुल क्लियर है या आपको किसी को कोई बात इसमें पूछनी है मुझसे, तो बताएं। Clear, sir. क्लियर है बिल्कुल? चलिएगा, अगली स्टेप थोड़ी बड़ी है, वो हम कल करेंगे क्योंकि उसी को हमें सबसे ज्यादा अच्छे से समझना है।
तो हमारे पास आज आपका सिर्फ इतना सा ही होमवर्क है। आप दोबारा से इन सारी बातों को रीड कर लेना, ये तीनों सिचुएशंस को अपने दिमाग में बैठा लेना कि जब आप क्वेश्चन करो तो जो सिचुएशन जिस क्वेश्चन में लग रही हो आप उससे क्या निकाल पाओ, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन आप कैलकुलेट कर पाओ बस। ठीक है, Okay, sir. Thank you, sir. ओके Okay, sir. Thank you, sir. ओके।